नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड मैप टू फ्रंट एंड डेवलपर, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए या फिर क्या पाथ होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। वो सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैंने सबसे पहले बैक एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था अपना करियर, देन उसके बाद मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट की और उसके बाद मैं फुल स्टैक डेवलपर बन गया और मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजें हैंडल करने लग पड़ा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि जब मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा था तो मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आई या फिर मैंने उस टाइम पे क्या क्या चीजें सीखी और किन किन चीजों की जरूरत पड़ी मुझे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको आज इस वीडियो में वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि लास्ट तक देखते देखते आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए या फिर क्या पाथ फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर आखिर होते क्या हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट किस चीज को बोला जाता है। तो मान लो कि अगर आपने कोई भी वेबसाइट डेवलप करवानी होती है, मान लो कि आपने Amazon और Flipkart जैसी साइट्स तो देखी ही होंगी, तो वहां पे जो भी हमें यूजर इंटरफेस की फॉर्मेट में दिखता है, जब हम किसी भी URL को जाकर हिट करते हैं, मान लो कि www.facebook.com पर हम चले गए, तो उसके बाद हमें जो फ्रंट में पेज दिखाई देता है वो सारे पेज को डिस्प्ले करवाने में जो जो भी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है उसको किस तरह से लगाना है, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्रंट एंड डेवलपर की होती है कि उसको वो सारे के सारे कंपोनेंट्स लगाने हैं, किस तरह से बटन्स लगाने हैं, बटन्स पर किस तरह से फंक्शनैलिटी वर्क करेगी, वो सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्रंट एंड डेवलपर की होती है। अब बात करते हैं कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं HTML की। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे हमें किसी भी कंपोनेंट के बारे में पता चलता है, यानी कि कंपोनेंट्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उनकी किस तरह से डिव बनाई जाती है, किस तरह से बॉक्सेस में वो सब चीजें दिखानी है, वो सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है HTML। HTML का बेसिक काम ये होता है कि एक बेसिक लेआउट बनाकर दे देना, बेसिक स्ट्रक्चरिंग तैयार करके दे देनी, जिसमें भी हम जो भी हम जैसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मान लो कि लॉगिन पेज बनाना है तो लॉगिन पेज के जरिए हमें एक फील्ड चाहिए जिसपे हम अपना यूजर नेम डालें, एक फील्ड चाहिए जिसपे हम अपना पासवर्ड डालें, उसके बाद एक बटन चाहिए कि हम उस पर क्लिक करने के बाद कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये सब चीजों का लेआउट जब हम तैयार करवाते हैं तो उस टाइम पे हमें HTML की जरूरत पड़ती है। एज ए फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप सीनियर लेवल पर जा रहे हो तो आपको इसकी डीप में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया और अभी आप जस्ट एक फ्रेशर हो तो इतनी ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं होती। आप अगर उसका ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे, आपको सिर्फ टैग्स के बारे में पता होना चाहिए कि कब कौन सा टैग यूज करना चाहिए, HTML टैग कब यूज करना चाहिए, div टैग कब यूज करना चाहिए, फॉर्म टैग कब यूज करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, a टैग कब यूज करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में। तो आप सिर्फ टैग्स के बारे में जान लीजिए कि ये सारे के सारे टैग्स क्या होते हैं, आईडी किस तरह से डिफाइन की जाती है, क्लास किस तरह से डिफाइन की जाती है, आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है। आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई तो आप अगले पड़ाव में जा सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें डीप में चले जाओ। एज ए फ्रेशर अगर आप छोटा मोटा भी कुछ बना लोगे, इससे आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किसी भी डिव को किस तरह से बनाया जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसकी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। दूसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, वो होता है CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें क्या होता है, मान लो कि अगर आपने HTML से कोई स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, मान लो कि आपने एक लॉगिन वाला पेज बनाया, उस पर आपने दो टेक्स्ट फील्ड डाल दी, उसके बाद एक बटन बना दिया। अब कई बार रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको वो बटन ब्लैक कलर में चाहिए, कई बार रिक्वायरमेंट होती है वो ग्रीन कलर में चाहिए, या फिर आपको उसकी शेप चेंज करनी है। तो उस टाइम पे आपको HTML की जरूरत नहीं पड़ती, उस टाइम पे आपको पड़ती है जरूरत CSS की। किसी भी डिजाइन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए कि वो और ज्यादा खूबसूरत दिखे, या फिर जिस भी तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यही बटन चाहिए, इस कलर का चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतनी विड्थ होनी चाहिए, उस टाइम पे हमें CSS की जरूरत पड़ती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी साइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए होती है, ये आपको मैं बता दूं HTML और CSS से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होते हैं जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, उसको आपने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अगर वो कोई काम ही ना कर रहा हो तो उसका भी क्या फायदा। तो जावास्क्रिप्ट का मेन काम ये होता है कि वो उन कंपोनेंट से काम करवाता है या फिर उन कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी को यूज करके अपना कोई लॉजिक लगाता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं कि मान लो कि आपने लॉगिन पेज बना लिया, लॉगिन पेज में आपने 2 फील्ड्स डिफाइन की, उसके बाद आपने बटन डिफाइन कर लिया। बटन पे क्लिक करने के बाद उस पर क्या रिजल्ट चलेगा, उस पर क्या प्रोसेसिंग होगी, वो सारा काम होता है जावास्क्रिप्ट का कि वो उस बटन पे क्या फंक्शन आगे रन करेगा। तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसे फंक्शंस की जरूरत पड़ती है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही मिलते हैं। अगर मान लो कि आपने जेंगो में भी कोई वेबसाइट डेवलप की तो उस टाइम पे भी आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जावास्क्रिप्ट जितना ज्यादा सीख सको उतना ही आपके लिए कम रहता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। अभी के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि बेसिक से थोड़ा ज्यादा ही पढ़िए जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता होगा तो मैं यही कहूंगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैं भी बैक एंड से फ्रंट एंड में स्विच किया था ना, तो मेरे लिए HTML और CSS काफी इजी थी, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट में काम किया तो मेरा दिमाग हिल गया। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद और भी बहुत सारी चीजें आती है जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, उसमें काम करने में दिक्कत आने लग पड़ती है जब तक आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज ना हो। तो मैंने उस टाइम पे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखी। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद मैंने और ज्यादा इसके फ्रेमवर्क के बारे में जाना। तो जावास्क्रिप्ट का मेन काम मैंने आपको बता दिया। लॉजिक्स जितने भी लगते हैं वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट में लगाए जाते हैं। कहाँ पे फाइल कहाँ पे रेंडर की जाती है, किस तरह से एजेक्स चलाए जाते हैं, या फिर क्या क्या चीजें होती हैं जावास्क्रिप्ट में। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ये कितना ज्यादा वास्ट टॉपिक है। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आपके पास 3 चीजें आ गई, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को कंबाइन करके इंटरनेट पर जाइए, आपको इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें डेवलप की जाती हैं या फिर क्या क्या प्रोग्राम्स बनते हैं या फिर क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। अगर आप अपना ही कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना लीजिए। इन तीनों का यूज करके आप कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट बना लीजिए, ताकि आपका हाथ बैठ जाए, आपको पता चल जाए कि यार इन तीनों में वर्क किस तरह से किया जाता है। इन तीनों की अच्छे से प्रेपरेशन करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कीजिए, नहीं तो मैं कहूंगा कि सिर्फ यही तीनों चीजें पढ़ते रहें। इन तीनों को अगर आपने थॉरली पढ़ लिया तो आपके लिए आगे बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने इन तीनों को एवं ही छोड़ दिया तो आगे प्रोसीड किया तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के बारे में मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि बूटस्ट्रैप एक बनी बुनाई दुकान है जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हो और अपने कोड में जाकर पेस्ट करते हो। उसमें सब कुछ पहले से बना बनाया पड़ा होता है। जो भी आप HTML सीख रहे हो, जो भी आपने CSS की है या फिर जो भी आपने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है, उन सब चीजों को कंबाइन करके ही बूटस्ट्रैप बनाई गई है। बूटस्ट्रैप में आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा और यार यहाँ पे तो HTML भी लिखी है, CSS के कोड भी लिखे हैं यहाँ पे। जब आप उस चीज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये सब चीजें तो मैंने की है। उसमें क्या होता है कि आपने जो चीजें सीखी हैं उनको एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट को जब आप अपने कोड में यूज करते हो तो आप उनको डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। इसकी मैं एक डिसएडवांटेज भी बताना चाहता हूं कि मान लो कि आपने बूटस्ट्रैप से सारा का सारा कोड उठा लिया। अगर मान लो कि आपको HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो आप उस रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। वहां पे क्या होता है, मान लो कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप वाला बटन लगा दिया, वहां पे आपको पता ही नहीं होगा कि अगर मान लो कि कल को रिक्वायरमेंट आई कि यार मुझे ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले की थोड़ी फंक्शन, थोड़ा डिजाइन चेंज करवाना है, तो उस टाइम पे आप फंस जाओगे। आपको नहीं पता होगा कि वहां पे क्या किया हुआ है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ था। तो उस टाइम पे अगर आपको बेसिक HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होगी, उसी टाइम पे आप उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा डायरेक्टली बूटस्ट्रैप पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, उसको एज ए शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो इन फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए आप इन तीनों चीजों का यूज कीजिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बाद में आप अगर आपके पास कम टाइम हो या फिर आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तब यूज कीजिए, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम बूटस्ट्रैप का यूज कीजिए, क्योंकि बाद में ये आपको थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी भी कंपोनेंट को लेके, वहां पे क्या डिफाइन किया है आपको पता ही नहीं चलेगा, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ जाता है। लेकिन हाँ, जब आपको कोई रैपिडली प्रोजेक्ट बनाकर देने की जरूरत होती है या फिर जल्दी जल्दी में कोई प्रोजेक्ट बनाकर देने की जरूरत होती है, उस टाइम पे आप वो सारे कंपोनेंट का यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया पड़ा होता है। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वहां पे क्या लिखा है, उस कोड को किस तरह से यूज करना चाहिए, या फिर अगर आपने थोड़े बहुत कंपोनेंट भी वहां पे इधर उधर किए तो उनका मतलब क्या होता है। उसके अलावा नेम फील्ड क्या होती है, प्लेस होल्डर क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए।
अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो आपके पहले वाले कंपोनेंट पर ही डिपेंड करता है। आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों सीख ली। अब जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि React.js, AngularJS और Vue.js। इन तीनों कंपोनेंट का यूज करके आप फ्रंट एंड में बहुत अच्छे से अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। कंपनीज में भी जब आप जाओगे तो आप भी ये देखोगे कि आपने जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी वहां पे प्रॉपर मेंशन किया होता है कि जावास्क्रिप्ट का कोई ना कोई फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। अकेले रिएक्ट पर भी जॉब्स निकलती हैं, अकेले एंगुलर पर भी जॉब्स निकलती हैं और अकेले Vue.js पर भी जॉब्स निकलती हैं। तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली रिएक्ट, एंगुलर या फिर Vue.js मत पढ़िए। मैंने भी ये चीज ट्राई की थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपका बेसिक क्लियर ना हो और डायरेक्टली आप इन फ्रेमवर्क्स को जाके पढ़ने लग पड़ो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, नहीं पढ़ा जाता, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जितने भी फ्रेमवर्क्स होंगे ना बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। अगर आपने एक फ्रेमवर्क पर काम कर लिया तो आपके लिए एंगुलर में मूव करना भी बहुत ईजी हो जाता है और उसके बाद Vue.js में मूव करना भी बहुत ईजी हो जाता है। और मैं आपको ये चीज भी सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js पर काम करना शुरू करो या फिर उसके ट्यूटोरियल देखना शुरू करो या फिर उसको लर्न करना शुरू करो तो उसके रिलेटेड कुछ अपने ही प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दो। जितना ज्यादा आप अपने लिए प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतनी ही आपकी स्पीड तेज होगी और उतना ही आपकी लर्निंग भी ज्यादा तेज होगी। आप ज्यादा चीजें बता सकते हो कि कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो किस तरह से उसको बताना है। जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट बनाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, सिंपल एज इट। जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी डेवलपर के लिए, मैं सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर की बात नहीं कर रहा, किसी भी डेवलपर के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट होती है गिट या गिटहब। गिट या गिटहब एक ऐसी चीज होती है जो कि वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, यानी कि आप उस पर अपना कोई भी काम करते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। आप कोई वहां पे अपना कोई काम कर रहा है, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उनके कोड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं आपको गिट या गिटहब के बारे में बताऊं तो वो ये होता है कि मान लो कि आपने कल को एक वेबसाइट तैयार करनी है, उस वेबसाइट में आपके साथ कोई 10 जन काम कर रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल को आपने कुछ लिख दिया अपने कोड में और कल को कोई और आएगा और वो भी उस कोड में मॉडिफिकेशन करने लग पड़ेगा, परसों को कोई तीसरा बंदा आएगा वो भी उसी कोड में मॉडिफिकेशन करने लग पड़ेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार दूसरे और तीसरे बंदे ने क्या क्या मॉडिफिकेशन कर दी, आपको कोई आइडिया ही नहीं रहेगा उस चीज में। तो क्या होता है कि एक मास्टर ब्रांच होती है, मास्टर ब्रांच में कोई भी काम नहीं करता। मास्टर ब्रांच से उन्होंने सेपरेट बहुत ज्यादा ब्रांचेस बना ली होती हैं जिसमें सब लोग काम करते हैं। मान लो कि 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए सेपरेट ब्रांचेस बना दी। अब वो सारे 10 के 10 लोग अपने मॉड्यूल पर काम कर रहे होते हैं। अब वो जितने भी 10 लोग होते हैं उनको जब अपना कोड कंबाइन करना होता है तो वो सारे के सारे मास्टर ब्रांच में जाके कंबाइन कर लेते हैं। मास्टर ब्रांच का एक्सेस भी सबके पास नहीं होता, किसी किसी के पास ही मास्टर ब्रांच का एक्सेस होता है। तो उस टाइम पे ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपना कोड किसी के साथ ऐमे ही मर्ज ना कर दो और आपको पता हो कि कल को आपने क्या चीज की। अगर आप किसी और का कोड देखना चाहते हो या फिर किसी और का कोड अपने ब्रांच में मर्ज करना चाहते हो ताकि उन सब के कोड में जो जो लिखा है उसकी सारी फंक्शनैलिटी आपकी ब्रांच में आ जाए, तो आप वो सब चीजें भी कर सकते हो। गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, इन सब के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाकर जरूर दूंगा कि आपको आइडिया हो जाए कि गिट या गिटहब कितना पढ़ना चाहिए, कितनी इसकी जरूरत होती है। अभी के लिए मैं आपको यही चीज कहूंगा कि 5-6 कमांड्स तो डेफिनेटली आप लर्न करके जरूर रख लीजिए कि किसी भी कोड को कमिट कैसे करते हैं, किसी भी कोड को पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे लेते हैं, ब्रांच कैसे बनाते हैं और किसी भी ब्रांच से एक सेपरेट ब्रांच में किस तरह से जाया जाता है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं A to Z आपको प्रॉपर्ली गिट और गिटहब के बारे में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कितना आपको पढ़ने की जरूरत होती है और क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सबसे पहले होता है HTML। अगर आप थोड़ा बहुत भी HTML के बारे में जानना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, उसके अलावा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। देन CSS, इसमें भी आप ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लो कि क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, इंस्पेक्ट में जाके किस तरह से आप वो सारी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट, जितनी ज्यादा जावास्क्रिप्ट आप कर सकते हो उतनी ज्यादा जावास्क्रिप्ट आप जरूर करिए, क्योंकि इसको आप जितना भी लर्न करोगे वो भी मैं कहूंगा कि कम ही रहेगा, लेकिन हाँ जितना हो सके उतना कर लीजिएगा। देन उसके बाद होता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में जितना आप कम यूज करें उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन हाँ कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जल्दी में जल्दी कोई भी वेबसाइट बिल्ड करके देनी होती है तो आप वो सारा कोड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद आते हैं 3 फ्रेमवर्क जो कि मेन फ्रेमवर्क होते हैं किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो वो 3 फ्रेमवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिएक्ट, एंगुलर और
और Vue.js, तीनों में से कोई एक भी कर लोगे तो आपको दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर लेकिन ये भी कहूंगा कि आप तीनों में ही एक एक प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली बनाकर रखिएगा, ताकि आपको पता हो जाए कि कंपोनेंट किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं या फिर ड्रॉपटिंग किस तरह से चलती है तीनों ही फ्रेमवर्क्स में। देन उसके बाद गिट और गिटहब, ऑब्वियसली अगर आप एक डेवलपर हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी डेवलपर के लिए, क्योंकि इसके बगैर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप बड़ी कंपनीज में काम करोगे या फिर किसी भी कंपनी में काम करोगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है किसी भी प्रोडक्शन में बाद में अपना कोड डालने के लिए, तो आपको गिट या गिटहब के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आई होप कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो गई होगी आपको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।